तो देखिए, नीति शास्त्र के अंतर्गत हम लोगों ने केस स्टडी प्रारंभ किया है। केस स्टडी की क्लासेस में एक क्लास आपकी हो गई है और निश्चित तौर पे उस क्लास में आप सभी ने पाया होगा कि मैंने केस स्टडी को बहुत ही आसानी से कुछ सिद्धांत भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि केस स्टडी में पहली बात तो ये समझना है कि हमारा स्टैंड किधर होगा, हम किधर खड़े होंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे एक्टर आप ही होते हो। मैंने आपको बताया कि हर केस स्टडी में अधिकांशतः आप ही एक्टर होगे या फिर आपसे सुझाव लिया जाएगा, आप ही उसके नायक होगे। तो नायक होने के कारण से आपके विचार क्या होंगे, आपको क्या सुझाव देना है, किन विकल्पों को आप चुनेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। समस्या का समाधान कैसे करेंगे, उसके लिए मैं पर्टिकुलर कुछ सिद्धांत बता के जाऊंगा। और जब ये सिद्धांत आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले सेशन में मैंने आपको सिद्धांत बताए भी थे काफ़ी, अब आगे भी आज भी कुछ थ्योरी बता के जाऊँगा। तो आपको बहुत आसान हो जाएगी कि केस में आपका स्टैंड क्या होना चाहिए, किधर खड़े होना चाहिए, किस चीज़ को लेकर के क्या आपके एक्ट होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ तो हम केस स्टडी के तहत पढ़ेंगे। देखो, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी केस स्टडी सॉल्व करते समय व्यवहारिक धरातल को मत दिमाग में लाइएगा। व्यवहारिक धरातल मतलब कि व्यवहार में चीज़ें बहुत अलग हैं, समझ रहे हो ना, व्यवहार में चीज़ें बहुत अलग हैं। लेकिन केस स्टडी में आपको थोड़ा सा आइडियलिस्टिक रहना है, आइडियलिस्टिक होना भी जरूरी है। यहाँ पे आइडियलिस्टिक का मतलब है आप हमेशा सही के साथ ही खड़े होंगे, है ना। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि न्यायिक व्यवस्था है, हम न्यायिक व्यवस्था को आइडियलिस्टिक तरीके से देखते हैं। आइडियलिस्टिक मतलब कि भारत में जो न्याय प्रणाली है, हर व्यक्ति जो है न्याय मतलब न्यायपालिका का हमारे यहाँ एक रेस्पेक्ट है, सम्मान है। लोगों को लगता है कि जब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्यायपालिका की चौखट में जाएंगे और वहाँ पे न्याय प्राप्त करेंगे। लेकिन व्यवहारिक धरातल पे यही चीज़ देखिए आप, जब भी आप न्यायपालिका की चौखट पे जाते हैं, सबसे पहले चीज़ वहाँ पे डिले होना, बहुत ज़्यादा प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। न्यायपालिका पे उस व्यक्ति का भरोसा सबसे ज़्यादा होगा जो अभी तक न्यायपालिका के चौखट में गया ही नहीं है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति न्यायपालिका के चौखट पे जाता है तो वहाँ तो देख रहा है कि न्याय बिक रहा है, बहुत भ्रष्टाचार है, वहाँ पर भी बड़ा भ्रष्टाचार है, खुला है, ये चीज़ ओपन है। तो यदि आप इसको इस तरीके से लिखने लग जाए, मान लो कोई केस इससे जुड़ा हुआ आ जाए और इस तरीके से चीज़ों को लिखने लग जाए, तो यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। आपको जो भी चीज़ें लिखनी है, थोड़ा सा ये देखनी कि आपका जो विचार होना चाहिए, आपका प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए थॉट। आप डोलड्रम में नहीं होने चाहिए, आप सही के साथ ही खड़े होने वाले व्यक्ति होने चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि व्यवहार में आपको चीज़ें सही नहीं मिलेंगी। आप पाओगे कि बहुत बड़े लेवल का करप्शन है, जो आपको न्याय दे रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं, वही आपके साथ करप्ट है। आप जब भी जाओगे न्यायपालिका की चौखट में, जब पुलिस थाने से आपकी कहानी चालू होती है और पुलिस थाने के बाद से फिर स्टार्ट होता है, वकील आपको लूटता है, वकील के बाद फिर वहाँ पे जो बैठे हुए एक एक स्टैम्प पेपर लिखने वाला आपको लूटता है। इसके बाद फिर जब आप जाओगे धीरे धीरे आपको पर्दे खुलने चालू हो जाएंगे। तो सिस्टम में हर जगह ऐसी चीज़ें हैं। इसी सिस्टम को सुधारने के लिए ही आपके लिए नीति शास्त्र और ये सारे टॉपिक डाले गए हैं। तो इसलिए आपको आइडियलिस्टिक रहना है थोड़ा सा केस डालने पे, ठीक है। तो पिछले सेशन पे केस स्टडी में मैंने आपको जो थ्योरी बताई है, उन थ्योरी को बिल्कुल दिमाग में बैठा के चलना है और उसके हिसाब ही अपने आप को लेकर के चलना है। आज थोड़ा सा उनको रिवाइज भी करा दूंगा। पिछले सेशन में एक दो केस मैंने सॉल्व कराए थे, आज जो है एक दो केस और सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। आज कुछ नई थ्योरी बता के जाऊंगा और आने वाले समय में जब आपको मैं ये क्लासेस और ये सेशंस कंप्लीट करूंगा केस स्टडी के, मैं आपको बता रहा हूँ केस आपको बिल्कुल चुटकियों में याद होने चालू हो जाएंगे। आपके लिए केस जो है ना बहुत आसान चीज़ हो जाएगी, बहुत आसान प्रक्रिया हो जाएगी, बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, पिछले सेशन में मैंने आपको कई तरीके बताए थे कि केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। केस को लिखने का चार चरण मैंने बताए थे कि वो 4 चरण कौन है, जिन चरणों के माध्यम से आप केसेस को लिखते हैं। ये चीज़ें हमारी डिस्कस हुई थी पिछले सेशन पे, ठीक है। आज भी मैं आपको आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। मैंने आपको पिछले सेशन में ये भी बताया था कि प्रत्येक केस में लगभग जो है 2 चीज़ें होती हैं। एक या तो सिचुएशन दी जाएगी या कोई सामाजिक समस्या दी जाएगी। एक सोशल इश्यू दे दिया जाएगा या आपको एक परिस्थिति में डाल दिया जाएगा, एक सिचुएशन में डाल दिया जाएगा। उसके एक्टर आप ही होंगे और उसमें 2-3 पात्र होंगे। 3 पात्र आमतौर पर देखने को मिलते हैं, है ना। 3 से ज़्यादा पात्र भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आम तौर पे बता रहा हूं। तो उसी के इर्द गिर्द आपके डिसीजंस होंगे, आपको उसी के इर्द गिर्द आपको चुनाव करना पड़ेगा। और जब भी आप केसेस लिखेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मैंने आपको ये बताया था, इंट्रोडक्शन में आपको उस केस की परिस्थिति को लिखना है कि उसकी परिस्थिति क्या है ना, वो किस सामाजिक समस्या से सरोकार रखता है और किस तरीके के सिचुएशन में आपको डाला गया है। शुरुआत यहीं से करते हैं केस की। इंट्रोडक्शन सेक्शन ये होता है इसका। इसके बाद दूसरा सेक्शन आपका है कि आप डिसीजन लेंगे कि आप केस के किस पक्ष में खड़े हो रहे हैं। आप
चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। यदि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके 3 कारण करेंगे, लिखेंगे, और यदि आप डिनाई कर रहे हैं तो भी आपको 3 कारण लिखने पड़ेंगे। मतलब कोई भी चीज़ लिखेंगे वो तथ्यपरक तरीके से लिखेंगे, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। केस लिखते समय हमें कोई भी हवाई बातें नहीं करनी, पीछे उसके हमें रीजंस देने होंगे, प्रॉपर उसके कारण लिखने होंगे और तथ्यपरक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके बाद तीनों रीज़न को आप डिटेल से करने के बाद कंक्लूजन में चीज़ों को सकारात्मकता के साथ छोड़ेंगे। चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति का केस आपसे पूछा जाए, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन में आप उसे पॉजिटिव बना देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताते हुए फिर आपको मैंने बताया था 5 टाइप बताए थे कि 5 टाइप के केसेस में हो सकते हैं, 5 प्रकार के केसेस आमतौर पर हो सकते हैं। आज जो है फिर इसके बाद मैंने आपको सिद्धांत बताए थे। आज जो है आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा केस स्टडी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं थोड़ा सा और मैं डीप करके जाऊंगा, ठीक है। केस स्टडी में और क्या क्या चीजें होती हैं थोड़ा सा और डीप चलेंगे। केस स्टडी, ठीक है। देखिए कोई भी केस स्टडी जो आप पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर उसको क्या क्या लिखना होगा, ये बेसिक्स हैं, साथ साथ लिखते जाइएगा मेरे, ठीक है। ये बेसिक्स हैं और साथ साथ लिखते जाएगा। सबसे पहली चीज़, कोई भी केस स्टडी होगी उसमें आपसे आपके विचार पूछे जाएंगे। आपके विचार क्या हैं, आपके विचार, उन विचारों में आपके सुझाव क्या हैं, आपके सुझाव भी पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके विचार पूछे जाएंगे, आपके सुझाव पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, आपको कुछ विकल्प दिए जाएंगे, समझ रहे हैं। कुछ आपसे पूछे जाएंगे, कुछ अल्टरनेटिव आप भी सुनाइए, मतलब कि आप भी कुछ विकल्प दीजिए, समझ रहे हैं। जैसे कि कुछ विकल्प आपको दिए जाएंगे, विकल्प देने के लिए भी आपसे आग्रह किया जाएगा कि आप कुछ विकल्प दे दीजिए, कुछ अल्टरनेटिव दे दीजिए। और गुण दोष जो हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स जो हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए भी बोला जाएगा, मूल्यांकन करने के लिए भी आपको बोला जाएगा, ठीक है। गुण दोषों का मूल्यांकन करने के लिए भी बोला जाएगा। तीसरे नंबर पे केसेस के अंदर आपको कुछ विकल्प दिए जाएंगे, जिन विकल्पों में से किसी एक विकल्प को आपको चुनना पड़ेगा। आप देखेंगे पहले केस दिया होगा, फिर 2-3 विकल्प दिए होंगे, उनमें से कोई एक विकल्प चुनना पड़ेगा और चुनने का कारण लिखना पड़ेगा, है ना। तो विकल्पों को चुनना, विकल्पों को चुनना, ये देखो ये केस के प्रकार में मैं सारी चीज़ें और थोड़ा सा डीपली जा रहा हूँ। मैंने 5 प्रकार आप लोगों को बताए थे, 5 प्रकारों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आमतौर पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उस चीज़ को दिखा रहा हूँ। अब इनमें से विकल्पों में आपको विकल्पों को चुनने के बाद जो भी प्रश्न होंगे, जो भी विकल्प आप चुनते हैं या फिर जो भी सिचुएशन में आपको डाला जाता है, जिस परिस्थिति में भी डाला जाता है, तो आपको क्या करना है, समस्या का समाधान प्रस्तुत करना है। प्रश्न में दी गई समस्या का या केस में दी गई समस्या का समाधान प्रस्तुत करना है, समाधान प्रस्तुत करना है, प्रस्तुत करना है, ठीक है। इसका भी प्रयास आपको, मतलब यही है, मेन चीज यही है कि आप कैसे डिसीजंस ले रहे हैं और डिसीजंस का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, दूरगामी प्रभाव भी देखा जाता है। इसके बाद एक चीज और आपसे पूछी जाएगी कि जो पर्टिकुलर केस दिया गया है इसमें कौन कौन से नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं, नैतिक चिंताएं क्या हैं, है ना। कौन कौन से नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं, नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं, ठीक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपकी प्रतिक्रिया क्या है, मतलब आपका रिएक्शन, मेन आमतौर पे यही है केस स्टडी का कि आपके रिएक्शन क्या निकल के आते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको जो रिप्लाई करना है, मैं जैसे आपको आइडियलिस्टिक कंडीशन बता रहा हूँ कि आपको एक आइडियलिस्टिक कंडीशन पे जाना है। आइडियलिस्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से झोलमोल गोल गोल बातें नहीं करनी, सीधा आपका कट एंड मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए थॉट प्रोसेस इस चीज़ को लेकर के कि आप पूरी तरीके से सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति हैं, ये दिखना चाहिए आपके उससे, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे जिस सिचुएशन में आपको डाल दिया जाए, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, चाहे जिस सिचुएशन में डाल दिया जाए, आपकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह मत लगा दीजिएगा, कुछ ऐसी वर्डिंग मत करिएगा, कुछ ऐसी तरीके से इस तरीके से मत लिखिएगा। अब तो कैसे इसको आप देखेंगे, सबसे पहली चीज वाली 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, साधन और साध्य, साधन और साध्य, समझ रहे हैं। साधन आपका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। मैंने आपको बताया था सही का सिद्धांत,
और दूसरा आपको बताया था गलत का सिद्धांत। ये क्लास में थ्योरी में पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पे केस में यूज होगा, अभी उसे भी बताता हूँ पहले, लेकिन इसको समझो। साधन आपका हमेशा नैतिक होना चाहिए। तरीका यानी साधन मतलब है कि किसी भी लक्ष्य को, साध मतलब टारगेट, गोल, उस टारगेट को प्राप्त करने का जो हमारा तरीका होना चाहिए, जो साधन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए, पहली चीज ये। और उसका जो रिजल्टेंट है, उसका जो परिणाम है, परिणाम भी नैतिक होना चाहिए। परिणाम भी क्या होना चाहिए? ये भी नैतिक होना चाहिए। दोनों नैतिक होने चाहिए। यही आदर्शात्मक अवस्था की बात मैं कर रहा हूं। ये नैतिक हो और ये भी नैतिक हो, दोनों को नैतिक होना अनिवार्य है। लेकिन यदि मान लीजिए साधन नैतिक है और उसका रिजल्ट बुरा आ रहा है, उसका परिणाम जो है अनैतिक आ रहा है, अनैतिक आ रहा है, तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं पे आपकी एक आइडियलिस्टिक अवस्था नहीं होगी, आदर्शात्मक अवस्था में नहीं होंगे। इसमें भी भाई साधन चाहे आप जितना अच्छा चुन लीजिए, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं है तो फिर क्या फायदा? बताइए। परिणाम अच्छा होना चाहिए। आप रात दिन खूब पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। रात दिन पढ़ने का मतलब है उसको रिजल्ट में भी कन्वर्ट करना है। ऐसे तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करना है, या फिर कोई भी आप एक्शन लेंगे उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, गोल अच्छा होना चाहिए। सीधी साफ सी बात है, ठीक है। ये हो गया। यदि साधन नैतिक है, साधन भी अनैतिक, साधन अनैतिक है और साध्य नैतिक है, मतलब कि आपका लक्ष्य अच्छा है। जैसे देश की आज़ादी को लेकर देख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी भी रास्ते को चुन लिया, हिंसा तक का रास्ता चुन लिया, लेकिन उनका देश की आज़ादी को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमें देश को आज़ाद करना है, तरीका कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन भी आपकी क्या होगी? ऐसी कंडीशन में भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये भी तरीका सही नहीं है, इस तरीके को भी आप सही नहीं मानेंगे, ठीक है। यदि साधन अनैतिक है, साधन अनैतिक है और साध्य भी अनैतिक है, साध्य भी अनैतिक है, ठीक है, तो ये भी तरीका गलत है, ठीक है। हमें हमेशा एक ही तरीका है हमारे पास, साधन और साध्य हमारे नैतिक होने चाहिए। इसको लेकर के किसी भी तरीके से आप दोहराए में मत रहिएगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करें जब आप आंसर फॉर्मेट को लिखेंगे, जब उत्तर लेखन करेंगे, आंसर फॉर्मेट जो आपका होगा केस स्टडी के अंदर, ठीक है, उत्तर लेखन जो आप करेंगे, उत्तर लेखन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया था, जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मतलब कि केस की पृष्ठभूमि को लिखेंगे कि केस की क्या पृष्ठभूमि। अभी एग्जांपल के तौर पे एक केस आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जब आप उसकी पृष्ठभूमि को लिख दें, लिखने के बाद थ्योरी के माध्यम से पुष्टि करनी है आपको। जो आपने सिद्धांत पढ़े हैं, मैंने आपको सारे सिद्धांत पढ़ाए हैं, अभी कुछ सिद्धांत अभी बताऊंगा, केसेस के मैंने अलग से सिद्धांत जो बनाए हैं वो सारे आपको पढ़ा रहा हूं। पिछले सेशन में पढ़ाए थे केस स्टडी के, इस सेशन में भी बता के जाऊंगा। तो सिद्धांत के माध्यम से पुष्टि, माध्यम से पुष्टि ये होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिद्धांत के माध्यम से पुष्टि, मैंने आपको शब्दकोश भी पढ़ाया है, शब्दकोश में बहुत सारी चीजें बताई हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका टर्म्स का मतलब क्या है, इसका टर्म्स का मतलब, वो सब भी यूज करना है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्टीकरण कर देना है। जब भी आप सिद्धांत के माध्यम से पुष्टि देंगे तो उदाहरण देना है, उदाहरण के माध्यम से पुष्टिकरण करेंगे, उसका पुष्टिकरण करेंगे। अब ये एग्जाम्पल कुछ आपको बनाने पड़ेंगे, कुछ व्यवहारिक धरातल के एग्जाम्पल रखिएगा, मतलब ऐसा मत रखिएगा कि आप बस रटे रटाए किताबों में मिल गए। कुछ एग्जाम्पल जो आसपास आप देख रहे हो उन एग्जाम्पल्स को भी क्रिएट करिए। केस स्टडी में थ्योरी और एग्जाम्पल का जहां भी संभव है वहां पे प्रयोग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर है? ये दो चीजें आपके केस में, आपके आंसर राइटिंग में दिखनी चाहिए। थ्योरी आपको दिखनी चाहिए जिस पृष्ठभूमि से आप केस को जोड़ सके, यही सीखना है देखो केस स्टडी में। और जब आप आंसर दे रहे हो तो आंसर फॉर्मेट को आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी पुष्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है इथिक्स के टॉपिक में। अब मुझे बताइए, इतनी चीज समझ में आ रही है, इतनी बात, या पिछले सेशन में जो कुछ पढ़ाया उतना समझ में आया था आप लोगों की नहीं समझ में आया था, ठीक है। देखो दो सिद्धांत, ये दो सिद्धांत मैं अभी आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा, रिकैप करा दूंगा। पहला है सही का सिद्धांत और दूसरा है गलत का सिद्धांत। दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई भी थी, क्लास में हमारी डिस्कस हुई थी, ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा सा सिद्धांत ही पढ़ा रहा था। तो पहला है सही का सिद्धांत। सही का सिद्धांत, सही किस चीज को आप सही कहेंगे और किस चीज को आप गलत कहेंगे, है ना। पहला क्या है? सही का सिद्धांत, दूसरा है गलत का सिद्धांत। राइट एंड रॉन्ग कैसे हम निर्धारित करते हैं? गलत का सिद्धांत, कोई चीज सही गलत कैसे होती है। तो सही का सिद्धांत क्या कहता है? सही का सिद्धांत, सही का सिद्धांत कहता है
कि यदि किसी चीज का लक्ष्य, किसी चीज का टारगेट कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। गुड मतलब अच्छा होना चाहिए, मानव की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। सही का सिद्धांत कहता है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना, गुड होना चाहिए, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होने वाला होना चाहिए, मानव की आवश्यकता की पूर्ति। ठीक है, किसी भी चीज का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। इसी को साध्य बोलते हैं, है ना। साध्य कैसा होना चाहिए, साध्य अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, अच्छाई ही इसका मेन टारगेट है। माध्यम, इसका माध्यम क्या होना चाहिए, राइट का माध्यम अच्छा, इसका माध्यम भी अच्छा होना चाहिए, माध्यम भी अच्छा होना चाहिए, ये चीज सही होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पे साधन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, साधन भी नैतिक होना चाहिए। साधन और साध्य दोनों की सुचिता की बात है, पवित्रता की बात है। महात्मा गांधी साधन और साध्य दोनों की सुचिता की बात करते थे। रॉन्ग क्या है, रॉन्ग किसे कहेंगे, गलत का सिद्धांत। गलत का मतलब क्या है, गलत का मतलब है जिसका लक्ष्य बुराई हो, जिसका लक्ष्य बुराई हो, है ना। लक्ष्य क्या है उसका, बुरा हो, यानी कि मानव की नैतिक आवश्यकताओं की अवहेलना कर रहा हो, मानव की भलाई की अवहेलना कर रहा हो, मानव की नैतिक आवश्यकताओं की अवहेलना कर रहा हो, यानी जन कल्याण नहीं हो रहा हो इससे, अवहेलना। तो ये क्या है आपका, इविल, है ना। तो जिसका यहां पे भी माध्यम कैसा भी हो, इसमें माध्यम अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, माध्यम नैतिक अनैतिक दोनों हो सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य जो है बुरा हो, है ना, उसका लक्ष्य है बुराई, ये आपका गलत है। मतलब गलत का मतलब क्या है, गलत का मतलब जिसका लक्ष्य बुराई हो, जो जाके इसका परिणाम बुरा है, उसे गलत कहते हैं, है ना। सही और गलत इसी तरीके से आप निर्धारित करते हो कि भाई ये गलत है बात। आप भी कई बार बात करते हो ना, तो बात करते समय ये बोल देते हो कि देखो ये बात गलत है, ये सही नहीं था, तुमने ऐसा किया, ये चीज़ सही नहीं थी, है ना। तो मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे, उसमें 2 प्रिंसिपल ये भी आपके पास होने चाहिए, राइट का सिद्धांत और गलत। ये पूरा मैंने आपको शुरुआत में जब मैंने इथिक्स शुरू की थी तो दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था, आपको बताया था, है ना। ये आपको जब केस पढ़ोगे तो केस में देखोगे कि इसमें किस पक्ष में खड़ा होना है, ये आपको गाइड करेगा, मार्गदर्शित करेगा। केस स्टडी में ये आपको मार्गदर्शित करेगा, ये सिद्धांत, सही का सिद्धांत और गलत का सिद्धांत। फिर मैंने धोखा और कपट का सिद्धांत, पिछले सेशन में आपको धोखा और कपट का सिद्धांत पढ़ाया था सभी को। मैंने बताया था कि धोखा 3 तरीके से दिया जा सकता है। किसी से झूठ बोलिए आप, धोखा देना होता है। सूचनाओं को खत्म करने का प्रयास करिए, धोखा देना होता है। अर्ध सत्य बोलिए, धोखा देना होता है। कुछ पाने के लिए, सच जानने के लिए भी, कुछ पाने के लिए भी, यदि आप सच जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं, यदि आपको पता है कि ये चीज सही है और फिर भी आप उसके साथ स्टैंड नहीं करते, तो भी आप क्या हैं, गलत है। तो यहां पे आपको ईमानदारी का सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट को जो है प्रयोग करना पड़ेगा। हमेशा आप किसके साथ खड़े रहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट के साथ। आप धोखे के सिद्धांत के साथ नहीं खड़े रहेंगे, आप किसी को भी धोखा नहीं देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। दूसरा होता है आपका हानि पहुंचाने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म। किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना, हमें किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना, हार्म नहीं पहुंचाना, हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे दूसरे को हानि पहुंचे, चाहे दुर्घटना बस होनी चाहिए, दुर्घटना बस भी हानि होती है, ठीक है। लापरवाही, आपकी लापरवाही से भी हानि होती है। प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से भी आप किसी को भी हानि पहुंचाते हैं। तो कोई भी तरीके से आपको, आपका कॉन्सेप्ट कौन सी, कि किसी को हानि ना पहुंचाए, समझ रहे हैं। आपके किसी भी एक्शन से किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मान लीजिए कहीं पे कोई गलत कर रहा है, कई बार होता है ना कि आपके पड़ोस में घरेलू हिंसा हो रही है। मान लीजिए मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मुखर्जी नगर में रहते थे, और मुखर्जी नगर में जब रहते थे तो वहाँ पर पास में ही पड़ोस में एक घर पे बहुत ज़्यादा कई बार होता था कि रात में मारपीट की आवाज़ बहुत आती थी। और जब वहाँ पे रहते थे ना, तो कई बार होता था कि
नींद खराब होती थी। नींद तो खराब होती है जब किसी घर में झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है। उनके घर में कुत्ता भी रहता था, वो भी दिमाग खराब किए रहता था। और वो मतलब कभी भी देख ले किसी को, कुछ भी कर ले, सड़क में गली में आते जाते, फिर इसके बाद वो पूरा। और आपको पता है दिल्ली वगैरह में बहुत बुरी हालत है, बालकनी आपस में जुड़ी होती हैं, थोड़ा सा गैप होता है, आप थोड़ी छलांग मारे दूसरे की बालकनी में, और वहाँ पे यदि थोड़ा सा भी कोई बोल रहा है ना तो लगेगा कि आपके कमरे के अंदर ही बैठ के बोल रहा है। तो उनके घर में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, खतरनाक लड़ाई होती थी। जब भी देखो सब एक संयुक्त ज्वाइंट फैमिली टाइप में ही थी, 3-4 बच्चे थे और होता था बढ़िया खतरनाक घमासान। तो कहीं ना कहीं पे जब ये सारा सिचुएशंस वहाँ पे मैं लगातार हम लोग देखते रहते थे, तो एक बार हमने पुलिस बुला दी। हमने कहा अब एक दिन जो है इनको सही करा दें, क्योंकि क्या होता है कि यदि कहीं पे आपके आसपास गलत हो रहा है और वहाँ पे आप जो है बोल नहीं रहे हैं, शांत खड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी धोखा और कपट का सिद्धांत काम कर रहा है। कई बार ट्रैफिक में आप जा रहे होते हो, लोग जो है क्या ना साइड में, आपका यहाँ पे कर्तव्य क्या, आपकी मोरल ड्यूटी क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन, है ना, ये आपकी मोरल ड्यूटी है। कहीं पर भी कोई भी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ पड़ा हुआ है, उसमें भी आपका सिद्धांत क्या है, आप कहें नहीं मुझे इग्नोर कर दिया, इग्नोरेंस आपका ये नहीं है। वो तो फिर कल के दिन आपके साथ घटना करेगी। हमें दूसरों के साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ये सिद्धांत इथिक्स में बहुत जरूरी है। कल के दिन आप यदि एक्सीडेंट में पड़े हो और आपका ब्लड बह रहा है और आप चाह रहे हो कि लोग रुक जाए आपके लिए, आप यही चाहोगे ना कि मजमा लग जाए, भीड़ लग जाए, लोग आ जाए, आपको पकड़े और पकड़ के हॉस्पिटलाइज कर दें, आपका थोड़ा केयर करें। लेकिन जब दूसरे के साथ हो रहा होता है तो उस समय आपकी सोच क्या होती है, समझिए। तो केसेस में इन सारे टॉपिक्स को हमें देखना है, रैंडम टॉपिक्स देखना है। इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा भी जा सकता है कि आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और आपके इंटरव्यू देने में बहुत कम समय बचा है, आपका अंतिम अटेम्प्ट भी है, तो आप ऐसे में करेंगे क्या। अब व्यवहार में आपका क्या होना चाहिए एक्शन, और यहाँ पे क्या एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एज ए ह्यूमन, मैंने फिर बताया आइडियलिस्टिक, आपको हमेशा यही ध्यान रखना है। आप हो सकता है उसकी मदद ना करें, उसके जीवन की रक्षा ना कर पाए, है ना, जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, आप पुलिस को बुला सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को फोन करके उसके असिस्टेंट में लगा सकते हैं, आप दोनों कामों को साध सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। आप डॉक्टर तो है नहीं, तो आप एम्बुलेंस बुला देंगे तो भी काम चल जाएगा, उससे भी काम चल जाएगा। यहां पे प्रायोरिटी आपको देखना है, समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निष्ठा का सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि जो आपको आपकी वचनबद्धताएं, जो भी आप कमिटमेंट करते हैं, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी आप समझौते करते हैं, जो भी आप वादे करते हैं, उन सभी वादों को पूर्ण करने की मनसा, ये क्या कहलाता है, निष्ठा का सिद्धांत कहलाता है। और आपको अपने अनुबंधित कार्यों के लिए विश्वसनीय तरीके से काम करना चाहिए, है ना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। निष्ठा का सिद्धांत बहुत जरूरी है। आपको अपने कार्यस्थल पे जो आपके पैरामीटर्स बनाए गए हैं, मानक बनाए गए हैं, सिटीजन चार्टर बनाया गया है, तो अपने जो आपके प्राधिकारी हैं, जो अथॉरिटीज, जितने भी आपके नीचे के कर्मचारी हैं, उनका भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके दिए गए निर्णयों को सुनना चाहिए। आपको नौकरी में जो भी आपके आधारभूत कर्तव्य हैं, पूर्णता से उनको पालन करने का प्रयास करना चाहिए, यानी भूमिका कर्तव्य का पालन करना भी निष्ठा का सिद्धांत कहलाता है। यानी आप अपने कार्य के प्रति निष्ठ है। सत्यनिष्ठ भी इसी से जुड़ाव रखता है, ठीक है। अपने किसी भी कार्य में अवैधानिक तरीकों को प्रवेश नहीं देना, है ना, किसी को भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं दे देना जो व्यक्ति करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। तो अपने प्राधिकारों का सही उपयोग करना। जैसे आप देशभक्त हैं तो ये कैसे प्रमाणित होता है, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए आप हर पल कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एक अच्छे सिटीजन के तहत रह रहे हैं, अपने जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, एक अच्छे सिटीजन की तरह रह रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ये सब देशभक्ति के कारण है। आप उसको इससे क्लियर हो जाता है कि आप बहुत अच्छे देशभक्त हैं। समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, अब आगे के कुछ सिद्धांत, निष्ठा का सिद्धांत तक बताया था, आगे के कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा, लेकिन एक केस देख लेते हैं। तब तक एक पहले केस देख लेते हैं। मैंने पिछले सेशन में आपको केस दिए थे, तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को केस को सॉल्व कराने का। जितने केसेस मैं आपको दूंगा, उम्मीद आप लोगों से यही करूंगा कि आप लोग उन केसेस को लिखिएगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी मुझे कोताही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। जितने केस आपको देता जाऊंगा उन सारे केसेस को आप लिखेंगे जरूर, बस ये मुझे चाहिए। किसी भी हालत में आप केसेस को लिखेंगे जरूर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक केस उठाते हैं, एक केस को देखते हैं।
देखिए एक केस ये आपके सामने है, ये मैंने केस आप लोगों को दिया था, ठीक है। और देखो जो कुछ मैंने बताया है मैं उस चीज़ अप्लाई भी करता जाऊँगा, मैं ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगा, हर चीज़ अप्लाई करते हुए। यहाँ पे लिखा हुआ आप उप जिलाधिकारी हैं, आप एक एसडीएम के पद पर हैं, ठीक है। ये हो गए नायक, ये हो गया एक्टर, ठीक है। एक्टर आप हैं, आपको एक सिचुएशन दे दी गई कि आप इस पद पे हैं, ठीक है। एक पोस्ट आपको दे दी गई। आपने आज दिन के अपराह्न का भोजन एक रेस्टोरेंट में किया, यानी आपने जो लंच किया वो एक रेस्टोरेंट में किया, ठीक है। आपने वहां देखा कि कुछ छोटे बच्चे टेबल साफ कर रहे हैं। देखो एक ये आपको जगह दे दी गई, एक स्थान दे दिया गया, इस स्थान पे यहाँ पे ये कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है, ठीक है, साफ कर रहे हैं और बर्तन धो रहे हैं। इस परिदृश्य को देखते हुए एक अधिकारी के रूप में आपका क्या उत्तरदायित्व है और नैतिक उत्तरदायित्व है। अब देखिए, आप देखेंगे जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में उसमें एक मालिक होगा, पूरा कर्मचारी स्टाफ सब कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके एज एक अधिकारी को देखते हुए आपके क्या प्राधिकार हैं बताइए। आप लोगों ने लिखा तो होगा, सभी ने लिखा तो होगा ना, सभी ने बताइए, लिखा था आप लोगों ने, बताइए इसमें क्या लिखा है। पहले एक बार कमेंट करिए, फिर इसके बाद बताता हूँ मैं, बताइए सभी लोग। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कोई केस पढ़ेंगे, केस पढ़ने के बाद पहले पृष्ठभूमि, इससे क्या निकल के आ रहा है पहले ये निकाल के रखना है। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई भी पढ़ना है केस तो पहले वस्तुस्थिति को निकालना है कि इसमें वस्तुस्थिति क्या क्या है, किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा मामला। इसमें यदि आप सामाजिक सरोकार देखेंगे और सिचुएशंस इसके निकालेंगे तो सामाजिक सरोकार में क्या निकल के आ रहा है, बाल श्रम का मुद्दा निकल के आ रहा है। किसका? बाल श्रम का, बाल श्रम का मुद्दा, बाल शोषण का मुद्दा, ये दो मुद्दे निकल के आ रहे हैं इससे, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 है ना, दो आर्टिकल है ना, मानव दुर्व्यापार पे प्रतिषेध, बलात्श्रम पे प्रतिषेध, ये दो मुद्दे यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, है ना। बलात्श्रम नहीं है, बाल श्रम है। बलात् मतलब जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती श्रम कराया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाल श्रम का मुद्दा है। अब इसको लेकर के संसद ने कानून बना के रखा है और आप पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह हो, आप एक ऐसे पद पे बैठाए गए हो। तो कई बार क्या होता है, देखो मैं पहले प्रैक्टिकली बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि एक अधिकारी के तौर पर जब आप ये चीज़ें देखते हो तो आप क्या करते हो, इन चीज़ों की उपेक्षा कर देते हो। आमतौर पर यही देखा जाता है। उपेक्षा कैसे कर देते हो, आपको ये लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र के बाहर की चीज़ है। मैं एक चीज़ और बताऊं, जितने भी सामाजिक इशू होंगे, सोशल इशू होंगे, चाहे आपको एज एक नागरिक के तौर पे आपको केस दिया जाएगा या एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक के तौर पे आपको केस दिया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा सरोकार आपका इससे होगा। आप ये मत सोचिए कि इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, अब देखिए आप लोगों के कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, पहले मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ कि ताकि आप लोगों का ज्ञानवर्धन, आप लोगों से मुझे भी ज्ञान बढ़ता है ना। हाँ, तो राजमणि जी कह रहे हैं पहले उस कोशिश में, अच्छा ये पुराना वाला है, राजमणि के मालिक से वजह जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे के माता पिता की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे, बाल मजदूरी, ठीक है। विनीत तिवारी जी क्या कह रहे हैं, सर जी इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि यह बाल श्रम अधिनियम के तहत जो भी है यह गैर कानूनी है, इससे स्टूडेंट के मालिक से बात करेंगे और फिर बच्चे को प्रॉब्लम जानने के लिए वहाँ पे नौकरी क्यों कर रहा है। अच्छा जी, बस इतना ही करके छोड़ देंगे। अगला है उसके माता पिता के बैकग्राउंड को जानेंगे, कैसी मजबूरी है, काम कर रहा है और पढ़ाई के लिए उसकी किसी सरकारी स्कूल में दाखिला करा देंगे। अच्छा जी, बस इतना करा के छोड़ देंगे आप, इतने से काम चल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा, बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि इतने से काम चल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इतने से काम चल जाएगा। देखो एक अधिकारी होने के नाते ना आपके दायित्व तो बढ़ जाते हैं, और एक आम नागरिक होते, आम सिटीजन होते तो भी आपके उतने ही दायित्व थे, दोनों बराबर थे। जब भी सामाजिक समस्या का क्वेश्चन आएगा तो उसमें यह मत देखिएगा कि आप पद में बैठे हुए हैं या फिर नहीं बैठे हुए, आपके एक्शन इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आमतौर पर जो प्रश्न की शुरुआत करनी है इसका बैकग्राउंड से ही करनी है। सबसे पहले यही शुरुआत आप कर सकते हैं कि एक अधिकारी के तौर पर आमतौर पर देखने को मिलता है या वस्तुस्थिति हमें ये देखने को मिलती है कि हम इन सब चीज़ों की उपेक्षा कर देते हैं
उपेक्षा इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, लेकिन ये मुद्दा संवेदनशीलता का है और नैतिक उत्तरदायित्व का मुद्दा है। ये दोनों मुद्दे किस चीज का है? ये मुद्दा यदि आप किसी चीज की उपेक्षा कर देते हैं, कोई भी समाज की समस्या है, मान लीजिए मैंने जो आपको बताया कि एक्सीडेंट वाला केस है, कोई रास्ते पे एक्सीडेंट पड़ा हुआ है व्यक्ति और आप उसको देखते नहीं, ये संवेदनहीन है। आप समाज के प्रति संवेदनहीन है, आप सिर्फ स्वार्थी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति इस तरीके की प्रवृत्तियों में रहता है तो ये आपको जरूरी है। राष्ट्र में जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्या, उनसे आपका सरोकार होना चाहिए। नहीं कि क्या मतलब है, कल के दिन आपके ऊपर भी बीत सकती है, ठीक है। तो मुद्दा नैतिक उत्तरदायित्व की अवहेलना का मुद्दा बन जाता है यदि आप ऐसा करते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले एक लिखित शिकायत इसकी देनी चाहिए उस कार्य क्षेत्र के अधिकारी को। ये मत सोचिए, इसमें लल्लो चप्पो नहीं होनी चाहिए कि मैं उसके पिता की वो देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा। एक लिखित शिकायत होनी चाहिए बाकायदा। किसकी लिखित शिकायत होनी चाहिए? इस पूरे मामले की एक लिखित शिकायत होनी चाहिए कि पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में इतने छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। आप रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ एक्शन लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं करेंगे कि आप रेस्टोरेंट मालिक को कि भैया क्या मजबूरी रही, वो को तो आपको हजार मजबूरी बता देगा, दुनिया के साथ मजबूरी है। तो इसकी लिखित शिकायत उस कार्य क्षेत्र के अधिकारी को देंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये, क्योंकि एक गंभीर समस्या है बाल श्रम की। हमारे यहाँ पे शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है, बच्चों का ड्रॉप आउट लेवल जो गिर रहा है, इससे उस बच्चे का कल्याण कुछ नहीं है, ठीक है। अधिकारी को केवल शिकायत दर्ज करा देने भर से भी बात नहीं चलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपने अधिकारी को शिकायत दर्ज करा दिया उससे बात चलेगी। उसके अलावा आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उन बच्चों को वहां से मुक्त कराना पड़ेगा, पूर्णता मुक्त कराना पड़ेगा यहाँ वहां पे जो काम कर रहे हैं। दूसरा, रेस्तरां के मालिक के दंड का प्रदान करना पड़ेगा, उसको दंडित करवाना पड़ेगा ताकि आगे से वो करे ना। दूसरा, बच्चों के पुनर्वास के लिए भी काम कराना पड़ेगा। यह नहीं कि अब उनका काम छुड़वा दिया आपने, अब उनके लिए पुनर्वास के लिए भी आपको काम करवाना पड़ेगा। और इन सभी कार्यों में आपके पास समय का देखो अभाव होता है निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें आप एनजीओ की मदद ले सकते हैं। हो सकता है ये सब चीजों में आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाए, तो आप पर्टिकुलर एनजीओ जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं बाल श्रम पे, बाल शोषण पे, तो आप एनजीओ का सहयोग ले सकते हैं। भारत में बहुत अनेक एनजीओ हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल शिकायत दर्ज करा देने से आपका काम नहीं होगा। तो आपको पहली बात लिखित सूचना देनी पड़ेगी, और लिखित सूचना देने के बाद उन बच्चों को वहां से मुक्त कराना पड़ेगा। मुक्त कराने के बाद वहां का जो रेस्टोरेंट मालिक है उसके दंड का प्रावधान करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत है। देखो यहां पे ये मत करिएगा कि उसके माता, तो ऐसे तो सबकी मजबूरी निकल के आ जाएंगी ना। तो प्रशासन में संवेदनशीलता और नैतिक उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव देखने को मिलता है। इसलिए अधिकारियों को उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करने चाहिए, है ना। सामाजिक समस्याओं का समाधान में प्रशासनिक हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है। यदि प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होगा तो लोग फिर इससे उदाहरण के तौर पर इन चीजों को नहीं लेंगे। तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, केवल अपने नैतिक उत्तरदायित्व, मोरल उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी का निर्वहन करना है एज अ प्रशासक भी। और यदि आप एक आम नागरिक होते तो इस केस में यही चीज आपको ये भी करना था। समझ रहे हो मेरी बात को? आपका एक्शन क्या होना चाहिए? अब देखो आप लोग आंसर राइटिंग में क्या लिख रहे हो, उनके माता पिता से बात करेंगे, उनकी मजबूरियों को देखेंगे। यहाँ पे इमोशनल मैनेजमेंट होना चाहिए आपके अंदर। जो गलत है, बाल श्रम गलत है कि नहीं गलत है ये बताओ। इसमें ये मत कहो कि गरीबी है, ये है, वो है। बाल श्रम गलत है कि नहीं गलत है गलत कि नहीं है? शोषण गलत है कि नहीं है? गलत है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आइडियलिस्टिक रहना है यहाँ पे आप ये व्यवहारिक धरातल पे मत उतर आना आंसर लिखते समय, तब आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। गलत है, यदि सब गलत मानते हो तो बस इसके खिलाफ एक्शन लेना है, खत्म बात। इसके खिलाफ एक्शन लेना है, दूसरी बात नहीं करनी, इसमें लल्लो चप्पो नहीं होनी है। और उन बच्चों को प्रॉपर जो सरकार के द्वारा उनके लिए कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि देखो पैसे नहीं है तो सरकार उनके लिए काम कर रही है, उस पर भी पूरा दायित्व आपका है। आप खुद करिए या एनजीओ के माध्यम से करिए। समझ गए बात को? क्लियर है, स्पष्ट है मामला? कैसे आंसर कैसे करना है। अब दूसरे मामले में जहां पे आपको गलत लगता है वहां पे लल्लो चप्पो हमें नहीं करनी। बार बार कह रहा हूं, लल्लो चप्पो का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब ये है कि हम कई बार जो है मक्खन लगाते हैं, वो मक्खन चीज नहीं चाहिए, यहाँ पे बटरिंग नहीं चाहिए मुझे। क्लियर है ये केस? अब इसको फिर से लिखोगे, अगेन लिखोगे, क्या लिख सकते हो फिर से लिखना। देखो मैं आंसर फॉर्मेट में आपको पॉइंट ही बताऊंगा, आपका काम होना चाहिए कि उसको लिखना चाहिए। ये कौन है? विनीत तिवारी कहें सर जी यदि उसमें माँ बीमार है और पिता की मौत हो गई है तो ऐसे में क्या करेंगे? माँ का आप इलाज करा सकते हो,
समझ लीजिए, आप माँ का इलाज करा सकते हो, आपकी सक्षमता है तो। नहीं सक्षमता है तो आप डोनेशन को लेकर के किसी पर्टिकुलर एनजीओ के पास जा सकते हो, ये सारी चीज़ों को ले सकते हो। जहाँ पे केस में ऐसी चीज़ है वहाँ पे तो फिर दूसरा सामाजिक सरोकार जुड़ गया ना, सरकारी अस्पताल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे उस बच्चे के भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चीज़ों को व्यवहारिक धरातल पे ही रख के देखना है। उनकी आजीविका के लिए क्या करेंगे कि उसका घर चले। देखो एक चीज़ बताऊं, माँ बाप का कर्तव्य क्या होता है? माँ बाप का कर्तव्य है बच्चे को पैदा करके उससे काम करवाना, ये उनका कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसको शिक्षित करना। फंडामेंटल ड्यूटी में 11वें नंबर पे लिखा हुआ है कि माता पिता और अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने 0 से लेकर 14 साल के बच्चे का क्या करें, है ना। 0 से भाई बच्चा यदि बालिग हो जाएगा, 18 साल से ऊपर हो जाएगा, फिर आप उससे कुछ भी करवाइए, फिर कुछ भी करवाइए, आप उसे पढ़ाइए, नहीं पढ़ाइए, उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है। यहाँ पे बात है नाबालिग बच्चे की, तो यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी माता पिता की है, ये भी क्लियर रखिएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, संवैधानिक उपबंधों का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, जहाँ पे भी लिखना है। ये तो आपको वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, हाँ क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को। आजीविका के लिए क्या करेंगे, वो जिम्मेदारी उनके मदर की है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी यहाँ पे केस में कहीं लिखा हुआ है कि उसकी माँ बीमार है? मुझे ये चीज़ बताओ, केस में कहाँ लिखा हुआ है कि माँ बीमार है? केस में कहाँ लिखा हुआ है चीज़ को? केस को हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करनी है ना। अब आप अपने हिसाब से यदि इसको मणगढ़ंत बनाएंगे, चले जाएंगे, सोचने लग जाएंगे अरे ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं करना है। केस में लिखा हो, स्पष्ट हो, तब चीज़ों को करना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को सभी लोग? चलो अब आगे कुछ सिद्धांत, जो आगे मैं प्रिंसिपल लिखवा रहा हूँ, आगे कुछ प्रिंसिपल और लिखो। और यदि इस मामले को इग्नोर करते हो तो क्या हो गया है, धोखा देने का सिद्धांत हो गया आपका। आपने धोखा दे दिया इस पूरे मैटर पे, ठीक है। आपने यहाँ पे हानि पहुंचा दी। यदि आप चाहते तो इस मुद्दे को संज्ञान में लेते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही चीज़ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही चीज़ तो समझा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी इमोशनल फूल मत बनना केस लिखते समय, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला आपका, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इमोशनली मैनेज रहना है अपने आप को। अगला लिखे प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, यानी कि स्वायत्तता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत लिखे स्वायत्तता का सिद्धांत। अभी देखो, अभी क्लियर हो जाएगा, जितने केसेस हैं ना सब क्लियर हो जाएंगे, यहीं से क्लियर हो जाएंगे। स्वायत्तता का सिद्धांत, स्वायत्तता का सिद्धांत, पहला से अगला सिद्धांत। स्वायत्तता मतलब समझ रहे हैं ना, आपको कार्य करने की आपकी जो क्षमता है ना, उस क्षमता का पूर्ण प्रयोग करना चाहिए आपको। दबाव, स्वायत्त आप कब महसूस करते हैं? स्वायत्तता, है ना, स्वायत्त आप तब महसूस करते हैं जब आप दबाव से मुक्त होते हैं, किसी भी तरीके के दबाव से मुक्त होते हैं आप किसी भी दबाव से मुक्त होते हैं। जब आप पर्टिकुलर किसी दबाव से मुक्त होते हैं तो क्या होता है, ये स्वायत्तता के सिद्धांत से जुड़ा होता है ना। जैसे कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों को तर्क संगत स्वायत्तता दी जानी चाहिए। क्या होना चाहिए, माता पिता को तर्क संगत अपने बच्चों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ठीक है। कोई उच्च अधिकारी है, अपने नीचे के अधिकारियों को अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ति करने के लिए उनको संसाधनों को उपलब्ध करवाना चाहिए और स्वायत्तता निर्धारित करनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी की स्वायत्तता को नहीं खत्म करने का प्रयास करेंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना। और आपकी स्वायत्तता यदि कोई खत्म करता है तो उस पर भी आपको, ठीक है, तो आपको स्वायत्तता का सिद्धांत है, ठीक है। लेकिन ये स्वायत्तता होनी कैसी चाहिए, युक्ति संगत होनी चाहिए, युक्ति संगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि अबाध है, ये युक्ति संगत होनी चाहिए ये, ठीक है। युक्त होनी चाहिए स्वायत्तता। कैसी होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ये है स्वायत्तता का सिद्धांत। आपके माता पिता हैं, आपको डिसीजंस लेने दें, नहीं तो अभी आप है तैयारी कर रहे हो, कल के दिन आपको कहे कि अब शादी करो, बस अब बहुत हो गया, तैयारी वारी खत्म, लेकिन आपको उन्होंने स्वायत्तता दे रखी है, ठीक है, कि बेटा जैसे भी हो अपने हिसाब से देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना, जैसे पढ़ना है बताना, क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट चुनना है, किस एग्जाम को तैयारी करना है। नहीं, माता पिता आपको क्या कहते हैं कि नहीं केवल किसानी करनी है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। आमतौर पर महिलाओं के साथ ये चीज़ें होती हैं ना। क्लियर है, ठीक। अब अगला लिखिए कर्तव्यों, अगला सिद्धांत है कर्तव्यों को जानना, जो आपके कर्तव्य है उनको जानना,
आपके जो कर्तव्य हैं उनको जानना। अब क्या क्या कर्तव्य हैं जो आपको जानना है? सबसे पहले आपको संवैधानिक विधि को पता होना चाहिए। आपको जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के नियम कानून आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दें। आपको अपने कर्तव्यों को जानना है। और आपके कर्तव्य क्या हैं? सबसे फंडामेंटल आपका संविधान है। संवैधानिक विधि को आपको जानना चाहिए। आपके संविधान में क्या आपको किस चीज़ की आपको परमिशंस मिलती हैं और किस चीज़ की परमिशंस नहीं मिलती, ये आपका क्या है? कर्तव्यों को जानने के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आप इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। आपके कानूनों को आपको जानना चाहिए। जो पर्टिकुलर आपके कानून है वो भी आपको जानना चाहिए। वैधानिक विधि भी आपको जाननी चाहिए, ठीक है, ये भी आपको जानना चाहिए। कार्यपालिका और प्रशासनिक कानूनों को आपको जानना चाहिए। कार्यपालिका एवं प्रशासनिक कानूनों को आपको जानना चाहिए। इसकी अवहेलना नहीं करेंगे आप, ठीक है। केसेस में आप देखेंगे जहां पर भी इनकी अवहेलना हो आपको फिर अपना स्टैंड उसी हिसाब से क्लियर करना है। जितने भी न्यायिक निर्णय हुए हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कोई न्यायिक निर्णय दिया गया है, तो उससे जो कानून बनते हैं, अभिलेख जो बनते हैं, उसको एक बार समझना, ठीक है। उसको भी क्या करना? जानने का प्रयास करना। तो प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक अधिकारियों को अपने कर्तव्य होने के साथ साथ अपने अधिकारों की समझ होनी चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉफुलनेस। आपको अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को जानने का आपको होना चाहिए, ठीक है। तो अपने कर्तव्य और अपने अधिकार दोनों को जानने का सिद्धांत है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये दोनों को जानने का सिद्धांत है आपका, ठीक। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। स्पष्ट? अब मान लीजिए मैं आपको एक केस बताता हूं। ये वाला केस है, मान लीजिए ये है ना स्वायत्तता का सिद्धांत। देखो, स्वायत्तता के सिद्धांत में आपको बहुत सारी स्वायत्तताएं हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप जो है किसी डिपार्टमेंट में आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। और आईएएस अधिकारी होने के नाते आपके पास सारे प्राधिकार हैं, आपके पास एक अच्छी टीम है जो आप जिसके सहयोग से पूरा आप ज़िले का प्रशासन चला रहे हैं। तो आपके डिपार्टमेंट में कोई एक पर्टिकुलर जो है व्यक्ति है जिसको एड्स हो जाता है, HIV एड्स। उसे लगता है कि HIV एड्स है, मतलब लगता क्या है, तो रिपोर्ट कराता है, जांच कराता है, पता चलता है HIV एड्स है। अब एज अ IAS अधिकारी होने के कारण से वो आपके पास आता है और आने के बाद आपसे मिलता है और मिल करके बोलता है कि मुझे सर मेडिकल अवकाश चाहिए, मतलब मुझे मेडिकल अवकाश चाहिए। तो आपको लगता है कि क्यों चाहिए? आप कारण तो पूछोगे कि भाई मेडिकल अवकाश क्यों चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत? तो वो आपको बता देता है कि सर मुझे एड्स है। समझ रहे हैं? अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो उसने आपको मेडिकल अवकाश की अर्जी दी, यहाँ पे स्वायत्तता का सिद्धांत ये कहता है कि इस मुद्दे को आप अपने पास तक रखें, इस मुद्दे को ये ना रहे। तो आप क्या कर दें, ठीक है कोई नहीं, आपने उसको छुट्टी दे दी या भी नहीं भी दी, जो भी किया आपने, जो भी निर्णय हुआ, लेकिन आपने पूरे डिपार्टमेंट को बता दिया कि पर्टिकुलर पर्सन को एड्स है, पर्टिकुलर पर्सन को एड्स है, पर्टिकुलर पर्सन को एड्स है। ये क्या कह रहा है? उसकी स्वायत्तता के सिद्धांत को आप खत्म कर रहे हैं। यदि वो आपको कोई चीज़ साझा कर रहा है, ये काम आप लोग करते हो ना कई बार कि आपका मित्र आपको कुछ चीज़ें साझा करके जाता है, आप जो है क्या करते हो, उसको पूरा गुणगान कर देते हो। समझ रहे बात को? ठीक है। तो ये भी स्वायत्तता के सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, निजता का हनन भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पहला हो गया आपके कर्तव्यों का सिद्धांत, तो आपको बता दिया, स्वायत्तता का सिद्धांत हो गया। अगला राइट टू नो, जानने का सिद्धांत। आपके पास एक सिद्धांत ये भी है, जानने का सिद्धांत। आपको इसको भी ध्यान रखना है। जब केसेस में आप देखेंगे सूचनाएं छुपाई जा रही हैं या किसी केस में ऐसा लग रहा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हर व्यक्ति, जानने का सिद्धांत है सूचित करने का कर्तव्य, है ना, यानी कि जानने का सिद्धांत सूचित करने के कर्तव्य से भी जुड़ा हुआ है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी डिसीजन लेता है, तो अपने ऊपर के अधिकारी को सूचित करेगा, बताएगा। और यदि कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसको भी, यदि वो गोपनीय नहीं है, देखो कई सारे निर्णय होते हैं जो केवल कुछ लोगों तक सीमित होते हैं, जो पर्टिकुलर उस टास्क से जुड़े हुए हैं,
कुछ बाद में रिवील करना होता है, हर चीज़ को तुरंत नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पे जानने का अधिकार और सूचित करने का अधिकार, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जितना आपके पास जानने का अधिकार है उतना ही आपको सूचित करने का अधिकार भी है ना। अपनी भूमिकाओं पर, अपने संबंधों पर आधारित जितने भी लोग हैं उनको सूचना का नैतिक अधिकार आपको देना होगा, ठीक है। और किसी भी अवैध तरीके से आप सूचना को प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी सूचना आपको प्राप्त करनी है तो उसमें तरीका गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी अवैध तरीके से सूचना आपको प्राप्त नहीं करनी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अवैध तरीके से भी सूचना प्राप्त नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी सूचना आप अवैध तरीके से प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो भी आप दंड के भागी हो जाएंगे। और यदि कोई भी डिपार्टमेंट में चीज़ चल रही है, जैसे कि आपके सांसद जो हैं, आपके सांसदों के द्वारा आपके क्षेत्र में क्या काम किया गया, इसकी आपको जानने का अधिकार है। आप इसलिए सूचना का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। स्टिंग ऑपरेशन आप देखते हैं, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, बहुत सारे लोग कैमरा लगा के चल जाते हैं, हिडन कैमरा, और वहाँ पे जो है दुनिया भर की तहकीकात और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हैं। माता पिता को अपने बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है कि नहीं है, बताओ। जानने का अधिकार समझ रहे हैं ना, सूचित करने का अधिकार से जुड़ा हुआ है। माता पिता को यह अधिकार है कि अभी आप 9 बजे जो ये क्लास में बैठे हुए हो, इस पे क्या कर रहे हो, ये जानने का अधिकार है कि नहीं है, मुझे बताओ स्पष्ट तौर पे। आपका इससे सूचित करने का अधिकार जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है। उनको घर से बाहर मान लीजिए आप जाते हैं तो उनको माता पिता को जानने का अधिकार है कि नहीं है कि आप घर से बाहर कहाँ जा रहे हैं। अभी आप लोग घर से बाहर, बहुत सारे लोग हॉस्टल पे रह रहे होंगे कहीं पे, तो उनको जानने का अधिकार है कि नहीं है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो। आपको अपने माता पिता को जानने का, कहीं भी माता पिता यदि जाते हैं बाहर तो बता के जाते हैं ना कि बेटा मैं बाहर से आ रहा हूँ, इतने घंटे में आ जाऊँगा। अभी आप हो रात को 2 बजे आओ, 4 बजे आओ, 6 बजे आओ, घर वालों को बताओ ही ना, घर को धर्मशाला बना दो, ठीक है। तो जानने का अधिकार से सूचित करने का अधिकार जुड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जानने के अधिकार से सूचित करने का अधिकार जुड़ जाता है, दोनों अधिकारों को आपस में जोड़ के देखिएगा, ठीक है। जहां पर भी आप देखिएगा किसी के जानने का अधिकार जुड़ता है तो दूसरे के सूचित करने का अधिकार भी जुड़ता है, क्लियर है। और सूचना खुफिया तरीके से नहीं होनी चाहिए, अवैध तरीके से नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपके घर में आपको किसी के ऊपर शक हो जाता है, ठीक है, अपने भाई के ऊपर शक हो जाता है, किसी के ऊपर शक हो जाता है कि ये करता क्या है ना, इसका काम नहीं समझ में आ रहा है, डेली बहुत पैसा लेकर के आता है। घर में ऐसा हो जाए कि आपके पिताजी, आपका भाई लाखों रुपए लेकर के आना चालू कर दे, ठीक है, तो आपके पास जानने का अधिकार है कि नहीं है कि लाखों रुपए कहाँ से आ रहे हैं, डकैती डाल रहे हो, चोरी कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर डाले, क्या कर डाले, ये जानने का अधिकार है कि नहीं है, बताइए। तो जानने का अधिकार सूचित करने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आपके पिताजी 1 रुपए भी कमा के लाते हैं तो उस 1 रुपए में आप लोग जानने का प्रयास करते हो कि नहीं करते हो, बताइए। करते हो ना सभी लोग, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये हो गया आपका जानने का अधिकार। अगला है निजता का अधिकार। आपका निजता का अधिकार, अब आपकी कुछ निजताएं भी हैं, हर चीज़ आप नहीं सूचित कर सकते हो। निजता का अधिकार, कुछ आपकी प्राइवेसी है। मोबाइल है आपका, ठीक है, आप अपना मोबाइल देखिए, मोबाइल पे आपने पासवर्ड क्यों लगा के रखा है, क्योंकि आपको लगता है आपकी निजता का अधिकार है, उसमें आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं जो केवल आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, देखो व्यक्तिगत जीवन का मतलब है जिसमें दूसरे का जीवन प्रभावित नहीं होता। आपके कुछ कार्य ऐसे होंगे जिन कार्यों से केवल आपका जीवन प्रभावित हो रहा होगा, आपको उसमें प्लस माइनस मिल रहा होगा, ये आपका व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन जिसे दूसरे का जीवन प्रभावित होने लग जाता है, ये आपका सार्वजनिक जीवन हो जाता है। जैसे जो पद हैं, जितने भी लोक अधिकारी, एक लोक सेवक का जीवन जो होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, व्यक्तिगत पक्ष, आपका एक परिवार भी, एक फैमिली भी है ना, सब कुछ है, आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी हो। लेकिन आपके यदि कोई ऐसा कार्य आप करते हैं जो कार्य लोगों को नुकसान पहुंचाता है ना, तो वो क्या है, फिर आपका सार्वजनिक, किसी न किसी तरीके से आपको समाज में वो गलत मैसेज भी पहुंचा सकता है और लोगों का उसे 2 तरीके से आप किसी समाज में 2 तरीके से आप समाज को प्रभावित करते हो। पहले डायरेक्टली समाज के लोगों को नुकसान पहुंचा के, दूसरा समाज में गलत मैसेज पहुंचा के, गलत उदाहरण पहुंचा के, है ना। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा बन जाती है, वैसे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं, है ना। ये समझने का ज़रूरत है। तो पहले क्या होता था, राजा हरम रखते थे, 10-10 रानियाँ, 50-50 रानियाँ, 100-100 रानियाँ होती थी। उसी हिसाब से महिलाओं की स्थिति भी बुरी हुई थी, क्योंकि राजा ही जब ऐसे कार्य कर रहा होता था तो फिर समाज में फिर पुरुषों के द्वारा क्या होगा, महिलाओं पे अत्याचार ही किए जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
हाँ पूछिए, जो क्वेश्चन पूछना है। विराज जी क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है, देखो निजता का अधिकार जो होता है वो सूचना तक पहुंच को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। सूचना तक पहुंचने को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। पहुंचने को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ठीक है, सूचना तक पहुंचने को नियंत्रित करने का प्रयास क्या करता है? सूचना का अधिकार। समझ रहे हो बात को? व्यक्तिगत सूचना को कब उद्घाटित करना है, कब नहीं करना है, ये आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है। आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, इस चीज को आपको कब उद्घाटित करना है, आपको डिसीजन लेना है। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? राष्ट्रहित और व्यक्तिगत हित दोनों ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको पता होगा कि जब ओसामा बिन लादेन को मारने जाना था, ओसामा बिन लादेन की डेथ को लेकर के आपको पता है एक ऑपरेशन चलाया गया यहीं पे एबटाबाद में, पाकिस्तान में ही। अमेरिका के जो है नील कमांडो, वो सील नेवी के कमांडो जो है यहाँ पर आए थे और आकर के उन्होंने ओसामा बिन लादेन को निपटा दिया, उसके पूरे परिवार को सबको निपटा दिया। आपको पता है कितना कठिन होता है इस पूरे आप फॉर्मेट को देखेंगे, उस समय का घटनाक्रम देखेंगे तो जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि इस तरीके के जितने भी ऑपरेशन है उसमें जो ओबामा थे, वहाँ के बराक ओबामा उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, पूरे मामले से जुड़े हुए थे, इन्वॉल्व थे और उस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने लगातार लाइव भी देखा था। तो कहते हैं कि उस दिन, जिस दिन ये पूरा कार्य किया जाना था, उस दिन सुबह उनका एक पूरा बकायदा, देखो हमारे प्रधानमंत्री हैं या किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष, उनकी एक दिनचर्या होती है, आपकी खुद की भी अपनी एक दिनचर्या होती है। तो जब आपकी दिनचर्या परिवर्तित होती है तो ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है क्या। जैसे आप किसी दिन हैं, आप सुबह सुबह 9 बजे पढ़ते हैं, सुबह टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, आप एक दिन सो जाइए, घर वाले पूछेंगे तबीयत खराब हो गई क्या, कोई दिक्कत हो गई क्या, 4 क्वेश्चन आपसे करने लग जाएंगे। आप डेली शाम को 7 बजे घर पे आ जाते हैं, किसी दिन आप 10-11 बजे आ जाएं तो घर पे फोन जाने लग जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि आपकी दिनचर्या कुछ और है लेकिन आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं। वैसे ही प्रेसिडेंट ओबामा का क्या था, सुबह सुबह गोल्फ खेलने जाते थे, मतलब मॉर्निंग उनका गोल्फ खेलने से शुरुआत होती थी। तो जिस दिन ओबामा को मारा जाना था, ठीक है, उस दिन और उसके अगले दिन तक, क्योंकि चीजें उद्घाटित ना हो, मीडिया को पता ना चले, पहले चीजें लीक ना हो जाए, सेम पैटर्न को फॉलो किया गया ताकि किसी को ये ना लगे कि कुछ अलग चल रहा है, कोई अलग हलचल चल रही है, कोई अलग रणनीति चल रही है। तो कई बार आपको क्या है ना, जो आपका व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत जीवन को, अब ओबामा है गोल्फ खेलने जाते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन है, समझ रहे हैं, लेकिन आप जब प्रशासन में आ जाओगे आपका व्यक्तिगत जीवन के बहुत सारे ऐसे सिंबॉलिक चिन्ह बन जाएंगे जिससे आपका सार्वजनिक जीवन खुल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको उसको भी मैनेज करना होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत सूचना को कब उद्घाटित करना है ये आपका निर्णय होता है, ये ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत सूचना को उद्घाटित करने का, और हमेशा व्यक्तिगत हित के ऊपर राष्ट्रहित रहेगा, देश हमेशा ऊपर खड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और यदि कोई भी आपकी निजता का हनन करता है, आपके व्यक्तिगत जीवन को हनन करने का प्रयास करता है, व्यक्तिगत जीवन को हनन करने का प्रयास करता है, तो ये स्वायत्तता के सिद्धांत का भी हनन है। आप किसी की स्वायत्तता खत्म कर रहे हो, स्वायत्तता के सिद्धांत का भी हनन है। आप किसी की स्वायत्तता को छीन रहे हो, ठीक है, आप किसी की स्वायत्तता को छीन रहे हो, तो आप किसी की निजता नहीं खत्म कर सकते। यदि आप निजता पे हस्तक्षेप करेंगे, यदि आप किसी का मोबाइल भी चलाने लग जाते हो जबरदस्ती, यदि वो आपको परमिट नहीं करता, तो आप उसकी स्वायत्तता के सिद्धांत को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो बात को? और निजता का हनन नहीं करने का मतलब है किसी को हानि नहीं पहुंचाने का आप प्रयास कर रहे हो, किसी को हानि नहीं पहुंचाने के सिद्धांत को ये ध्यान रखता है। दूसरे के नैतिक अधिकारों की आपको रक्षा करना चाहिए, जैसे ही आप दूसरे के नैतिक अधिकारों की रक्षा करते हैं उसकी निजता की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो किसी स्वतंत्र रूप से चिंतन करने का भी आपको अधिकार है, स्वतंत्र रूप से कार्य निष्पादन करने का अधिकार है, प्रसन्न रहने का अधिकार है, आपको स्वतंत्र बोलने का अधिकार है, ये सब निजता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निजता के अधिकार को सर्वोपरि रखता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ये निजता का अधिकार। तो जब भी केसेस में आप देखेंगे किसी की निजता का हनन आपके द्वारा हो रहा है तो आप वहां पे शांत हो जाएंगे, क्योंकि आप उसकी स्वायत्तता के सिद्धांत को खत्म कर देंगे।
आपको निजता को सर्वोपरि रखना है। और निजता क्या है? व्यक्तिगत जीवन। सार्वजनिक जीवन निजी नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, अब जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी में उन्होंने क्या किया? अपनी माता जी को लाइन में लगा दिया, अपनी माता जी को लाइन पे लगा दिया एटीएम कार्ड के। ये गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का जीवन व्यक्तिगत जीवन नहीं है, सार्वजनिक जीवन है। और आप अपनी माँ को लाइन पे लगा के जो मैसेज दे रहे हैं ये सहानुभूति जैसा है। आप खुद बताइए, क्या आप में से कोई जिसकी माँ 95 साल की हो किसी ने लाइन पे लगाया है? बताइए मुझे कोई आप में से किसी की मदर 95 साल की होगी और नोटबंदी के दौरान पे पैसे निकालने के लिए एटीएम के लाइन पे लगी थी क्या? लगी थी कि नहीं लगी थी? बताइए मुझे, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है कि अपनी माँ को लाइन पे लगा दे, समझ रहे हो? तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक कर रहे हैं। उनके पास 50 नौकर चाकर हैं, है ना, किसी को भी लगा देते। ऐसे ही राहुल गांधी जी को देखा था आप लोगों ने, उनकी भी तस्वीरें आ गई कि वो भी संसद भवन में लाइन पे लगे हुए हैं। एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए जरूर आप दिखा सकते हो कि आप एग्जाम्पल प्रस्तुत करो, लेकिन आपको भी पता है प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को आप तोड़ नहीं सकते हैं। आप इससे क्या कर रहे हो? जनता के अंदर सहानुभूति विकसित करने का प्रयास कर रहे हो और कुछ नहीं है। सहानुभूति विकसित करने के प्रयास को ये गलत दिखाया जाएगा, यहाँ पे पूरा तरीका गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा कार्य कहां पे किस कार्य को लेकर के। एक दफे प्रधानमंत्री लाइन पे लगे होते, वो बात सही थी। राहुल गांधी लाइन पे लगे, यदि सोनिया गांधी को अपनी मां को लगा देते वो गलत था। राहुल गांधी लाइन पे लग गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बेटा लगा है लाइन पे वो 2000 रुपए कैश निकालने के लिए, समझ रहे, वो नई नोटें निकालने के लिए। तो समझिए किसी बात को, ठीक है। तो यहाँ पे निजता के अधिकार का मतलब है आपका केवल निजी जीवन होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन, जिससे सामाजिक सरोकार नहीं होना चाहिए। क्या है? सामाजिक सरोकार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका ही जीवन उससे प्रभावित हो, समाज में किसी अन्य का जीवन प्रभावित ना हो। ये हो गया आपका निजता का अधिकार। अगला है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार। अगला है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार। आपको ये संविधान भी देता है ये अधिकार, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार। आप किसी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को नहीं छीन सकते हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार, देखो ये शब्द बहुत बड़ा है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है, एक बार देखो, बोलना, वाक मतलब बोलना, बोल करके आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब अभिव्यक्ति की बात आती है ना, तो ये मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। अपने कल्चर के माध्यम से, आपकी जो संस्कृति है, संस्कृति के माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति को, है ना, आपका कल्चर हो सकता है, आपके कपड़े हो सकते हैं, आपके विचार हो सकते हैं, आपकी भावनाएं हो सकती हैं, आपकी भाव भंगिमाएं हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे, अभिव्यक्ति बहुआयामी चीज़ है, मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। आज का दिन मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं, जैसे आप स्कूल में देखते हैं, स्कूल में क्या होता है, बच्चों को अलग अलग दिन अलग अलग ड्रेस पहन के जाना होता है, वो अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत है। वो ड्रेस, आप जब स्कूल में पीटी की क्लास में जाते हैं तो पीटी की क्लास की ड्रेस अलग होती है ना। जब आप प्रार्थना प्रेयर में जाते हैं वहाँ पे ड्रेस अलग होती है। तो ये जो अलग अलग दिन की ड्रेस बनाई गई है, ये भी क्या है? पहली बात तो ड्रेस ये दिखाने का प्रयास करता है कि सभी बराबर है, कोई अमीर गरीब नहीं है। स्कूलों में ड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है? स्कूल में ड्रेस का कॉन्सेप्ट है कि सब बराबर हैं, हम सबके पास एक जैसे कपड़े ही हैं। नहीं तो फिर कुछ क्या हो जाए, स्कूल में यदि ड्रेस का कॉन्सेप्ट ना रखे तो दिखने लग जाए कि इसके भैया वो जो है फटी टी शर्ट पहन के आ रहा है, एक जो है बिल्कुल अपना लेबियस पहन के आ रहा है। तो एक बराबरी, समता मूलक जो है, एक बचपन से ही बच्चों को उस माहौल पे डालने के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोडिफिकेशन कर दिया गया, एक ड्रेस कोड बना दिया गया और वो सबके पास सेम होना चाहिए। दूसरा, अभिव्यक्ति बहुआयामी चीज होती है। अभिव्यक्ति आप किसी भी चीज से अभिव्यक्त कर सकते हो। आप काली टी शर्ट पहन लीजिए, है ना, काली टी शर्ट विरोध का प्रतीक हो सकती है। संसद भवन के अंदर काली टी शर्ट पहन के गए, धरना प्रदर्शन, धरना। जब आप कोई खत्म हो जाता है, देवाशान हो जाता है, वहां पे सफेद कपड़े पहन के जाते हैं। अभिव्यक्ति शांति का प्रतीक, उसकी आत्मा को शांति मिले, इसका प्रतीक। तो अभिव्यक्ति बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपनी बाजू पे एक काला जो है कपड़ा बांध लूं, अभिव्यक्ति का प्रतीक। तो अभिव्यक्ति का प्रतीक क्या है? आप अपने कल्चर से, अपने कपड़ों से, विचारों की अभिव्यक्ति से, भावनाओं से, भाव भंगिमाओं से, ये सब क्या है? अभिव्यक्ति है। समझ रहे हैं? अभिव्यक्ति का प्रतीक है। जब घर में कोई खत्म हो जाता है, 10वें दिन होता है, बाल गुटवा लिए जाते हैं, मूछे दाढ़ी सब घुटवा दिए जाते हैं, अभिव्यक्ति, ये सब अभिव्यक्ति है। कार्टून आप देखते हैं, बहुत सारे कार्टून, वो एक आता है ना, सो सॉरी करके आज तक में एक वो आता है, वो क्या है? वो भी एक अभिव्यक्ति है ना। तो अभिव्यक्ति किसी भी तरीके से, लेकिन अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको किसी का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है, आपको हेट स्पीच करने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे दूसरे को नुकसान हो जाए, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो गलत है, आप कुछ ऐसी टिप्पणी और कोई ऐसा प्रकाशन
नहीं कर सकते हैं जिससे समाज में सौहार्द बिगड़ जाए। तो आपके विचारों की सामग्री, आपकी भावनाएं सब प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। समझ रहे बात को? जैसे कि आपको पता है जो भी आपका कंटेंट है समाज और व्यक्तिगत हित का होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए आपको। समझ रहे हैं? अब जैसे कई सारी मूवियाँ आती हैं, मूवियों में भी आप देखते हैं ना, मूवियों का विरोध होना चालू हो जाता है। पीके मूवी आई थी, आप लोगों ने पीके देखी होगी, वो पीके ही बनाई गई थी, है ना। पीके मूवी पीके ही बनाई गई थी। तो उस मूवी में आप देखते हैं कई धर्मों के साथ कई चीज़ों को लेकर के उसका जो पोस्टर आपने देखा होगा पीके मूवी में, पोस्टर में वो एक रेडियो लिए खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं को आहत किए हुए बिना। आप दूसरों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है? ठीक है, तो आज जो है मैं इतना ही कराऊंगा आपको, इतना ही कराऊंगा, इतने ही सिद्धांत कराऊंगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ केसेस देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो देखेंगे ना, कर्तव्य आधारित दृष्टिकोण, ड्यूटी बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स, ये कुछ मैं करवाऊंगा, जिसमें आप किसी रोल में हैं, किसी कर्तव्य में हैं, किसी उत्तरदायित्व में हैं, कोई अधिकारी में हैं, तो वहाँ पर आपको देखना है कि वहाँ पे कैसे आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, ड्यूटी के दौरान आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अब जो केस आपका था उस केस को एक बार देख लेते हैं, जो पिछला केस मैंने आपको करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट केस है एक केस मैंने आपको ये वाला दिया था, है ना। केस क्या है? आप जिलाधिकारी हैं, आपके जनपद में महिला साक्षरता दर अत्यंत निम्न है। साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए आप कौन से प्रभावशाली कदम करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे पहले तो आपको एक पद दे दिया गया, एक पोस्ट दे दिया गया, आप किसी जनपद में, यहाँ पे एक स्थान दे दिया गया। ठीक है, एक पोस्ट, आपको एक पद दिया गया, और यहाँ पे एक आपको सिचुएशंस दी गई। ठीक है, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई एक समस्या दी गई। तो आप मुझे बताइए, इसको आप लोगों ने क्या लिखा है, क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, महिला साक्षरता से जुड़ा हुआ, साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रभावी कार्य कर सकते हैं, बताइए। महिला सशक्तिकरण, देखो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये मत डायरेक्टली जोड़ दिया करो। आपके क्या कदम होने चाहिए? जागरूकता अभियान कार्यक्रम। अच्छा, कैसे जागरूकता अभियान करोगे? जागरूकता अभियान करोगे कैसे? महिला साक्षरता क्यों कम है, पहले ये दिमाग में बैठाओ जब भी आप लिखते हो। देखो, ये पूरा का पूरा मामला जो है भारत में लैंगिक भेद से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा महिला साक्षरता कम क्यों, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पहले जड़ पे जाओ। जड़ पे जाओगे तो ज्यादा अच्छे सोच पाओगे। इस मुद्दा का पूरा मामला है लैंगिक विभेद। आपकी जागरूकता वगैरह काम नहीं करेगी, लैंगिक विभेद। दूसरा कारण क्या है? असुरक्षा की भावना। असुरक्षा मतलब समाज में एक असुरक्षा बनी हुई है। बच्चियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं, माता पिता असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थान बहुत दूर हैं, घर से बाहर भेजने का भी प्रयास नहीं करते हैं। तो महिला साक्षरता कम होने के कारण को देखते हैं। सबसे पहला कारण है लैंगिक भेद। तो ये पूरी की पूरी जो महिलाओं से संबंधित समस्या है, इसका मूल कारण क्या है? लैंगिक विभेद है। और महिलाओं की शिक्षा में सभी स्तरों पर रुकावटें आती हैं, सभी स्तर पर, हर लेवल पर रुकावटें आती हैं। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा ही उनकी गड़बड़ा जाती है। आप अपने घर पे ही देखिएगा, घर पे यदि आपके घर पे बहनें हैं, है ना, तो आप देखिएगा तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज़्यादा नहीं, जैसे ही 5वीं 6वीं क्लास में आती है ना, घर में माँ का
काम जो है बंटवाने को आप देखते हैं ना, ये बहुत बड़े स्तर पे होता है। प्राथमिक शिक्षा जब उनकी प्रारंभ होती है, बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई तो माँ के हाथ बटाने के लिए काम कर रहे, घर के बर्तन मांज रही है, रोटियां बना रही है, ये सब कर रही है। तो पहला तो काम ये काम पुत्र को नहीं करना होता, ये पुत्री के लिए काम दे दिया जाता है, उसको घर का काम सिखाने लग जाते हैं। तो पहला तो ये सोच है, ये सोच को आपको हटाने पर काम करना पड़ेगा। दूसरा, उच्च स्तर पर शिक्षाओं में असुरक्षा की भावना है। माता पिता को पुत्रियों के लिए उनको जो दुनिया भर की खबरें सुनते रहते हैं, है ना, और समाज में जो अराजक तत्व हैं उन सब के कारण से भी विद्यालयों को नहीं भेजा जाता है। बस वो ये रहता है कि बेटा बस तूने पत्तर पढ़ना चालू कर दिया, तूने हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश थोड़ी बहुत सीख ली, बस हो गया काम, अब इससे से काम हो जाएगा। तो एक पारंपरिक सोच विद्यमान रहती है, उन्हें जरूरी, उनको लगता है कि पढ़ लिख कर करेंगे क्या, ये जाना तो दूसरे के घर ही है, एक ये भी सोच काम करती है ना। तो यहाँ पे लैंगिक विभेद के उन सारे विषयों को आपको दिमाग में रखना और शुरुआत में यही लिखना है। शुरुआत में लिखेंगे कि महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कारण क्या है, लैंगिक विभेद है, और उनकी जो शिक्षा है हर स्तर पर रोकी जाती है। प्राथमिक स्तर से ही माँ के काम को हाथ बटाने के लिए या माँ के काम पे हाथ बटाने के लिए उनको स्कूल से हतोत्साहित किया जाता है। या फिर दूसरा जो है उच्चतर स्तर पर क्या हो जाता है, एक असुरक्षा की भावना होती है, स्कूल दूर होते हैं। ये सब पहले शुरुआत के ही इंट्रोडक्शन पे ही आपको इनबिल्ड कर देना है, 2 4 6 पॉइंट जितने भी हों। इसके बाद आगे आपको कदम क्या होने चाहिए। सबसे पहला कदम होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चियों की विद्यालयों में उपस्थिति बढ़े। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, मुख्य शिक्षक से बात करनी चाहिए और ग्राम प्रधान की सहायता लेनी चाहिए। ग्राम प्रधान को भी इस चीज को लेकर अवेयर करनी चाहिए। ग्राम प्रधान की देखो गांव में सब सुनते हैं, तो बच्चियों को स्कूल में उनकी संख्या बढ़े, पहले तो वो प्रारंभ से ही स्कूल में इनरोल्ड होनी चालू हो जाए, ये आपको करना जरूरी है। पहला चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे स्तर पे आपको यह करना चाहिए कि जो उच्चतर विद्यालय हैं बहुत दूर तो नहीं स्थित है, यदि बहुत दूर स्थित है तो नजदीक उच्चतर विद्यालय स्थापित करने का प्रयास। दूसरा, उस क्षेत्र के आप, चूंकि यहाँ पे आप कौन है, जिलाधिकारी हैं, तो आपको कानून व्यवस्था बहुत अच्छी करनी पड़ेगी वहां पे। यदि कानून व्यवस्था के कुछ एग्जाम्पल आपने प्रस्तुत कर दिए तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में माता पिता को असुरक्षा की भावना उनके मन से निकल जाएगी, उन्हें लगेगा कि बहुत अच्छे से हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तीसरे स्तर पे सामाजिक जन जागृति, सोशल अवेयरनेस का काम कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रशासन में कार्य योजना बना सकते हैं, या फिर सार्वजनिक स्थलों पर जहां जहां पर भी है स्लोगन्स बना सकते हैं, है ना। जगह जगह पर ये लिखवाना चाहिए, हर जगह पे थाना दिवस जो मनाया जाता है, तहसील दिवस जो मनाया जाता है, पंचायत दिवस जो मनाया जाता है, उन सब पे भी महिलाओं की शिक्षा को लेकर के काम करना चाहिए। और जिलाधिकारी को स्वयं समय निकाल कर ग्राम पंचायतों स्तर पर पहुंचना चाहिए, इससे संबंधित विस्तृत कार्य योजना को सब तक पहुंचाना चाहिए। पंचायत जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबको बोलना चाहिए कि आप अपने स्तर पर महिलाओं के एजुकेशन को लेकर के काम करिए, है ना, इनको प्रोत्साहित करने का काम करिए। एक पुरस्कार पद्धति, जो बच्चियां उच्चतर एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्राप्त करें उनको अवार्ड देना, है ना, लगातार। तो इस तरीके के कार्य करने से भी बड़े स्तर पे काम होगा, समझ रहे हैं। तो प्रशासन की सक्रियता के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं, प्रशासन की सक्रिय भूमिका। तो 3 4 चीजें आपको लिख देना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, स्पष्ट है। पहले आपको प्रॉब्लम लिखना है, और बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, साइकिल वितरण योजना है, लक्ष्मी जो निधि राशि है, लाडली योजना है, बहुत सारी योजनाएं, उन सभी योजनाओं को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करना है, लोगों को संदेश देने का प्रयास करना है कि वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सीधी साफ बात है, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो इसमें ये पॉइंट आप लिखिएगा, इसका आंसर राइट करिएगा। तीसरा जो आपका था, जिसमें मुझे लगता है आप में से अधिकांश लोगों को समस्या आई है, पहले उसको मैं एक बार देख लेता हूं। एक और था ना आपका, ये है, ये था आपका। नेक्स्ट एक बार समझने, पहले इसको समझते हैं केस को। केस क्या है, आपके संसदीय क्षेत्र में प्रायः एक आपराधिक छवि के नेता, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक नेताजी हैं जिनकी छवि आपराधिक है, जो, ठीक है, एक नेताजी हैं। आपके यहाँ पे एक्टर आप हो, ठीक है, एक्टर आप हो, पहले पर्सन दूसरे पर्सन, निर्वाचन पर बार बार होता है। आप इस तथ्य से अवगत है कि वहाँ चुनाव जीतने के लिए सभी नैतिक और अनैतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नैतिक का करो अच्छी बात है, लेकिन अनैतिक साधनों का उपयोग हो रहा है, उसकी छवि भी आपराधिक है। ठीक है, संसदीय क्षेत्र की जनता भी उसे पसंद नहीं करती है।
ठीक है, आप इस संदर्भ में क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप एक नागरिक के तौर पे हो, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, आप एक नागरिक के तौर पे हो। अब आपको निकालना है पहले इसकी समस्या की जड़ क्या है, पहले इस केस की समस्या की जड़ क्या है। आपको पता है भारतीय निर्वाचन प्रणाली में बहुत सारी कमियां हैं, जिनमें से एक कमी ये है, कैसे राजनीति का अपराधीकरण होना, ये कैसे मुद्दा है। पहला है राजनीति का अपराधीकरण हुआ, फिर अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया, ये मूल मुद्दा है इस मुद्दा का, ठीक है। और चुनाव सुधार आयोग, जो लगातार चुनाव सुधार आयोग बने हैं, उन्होंने भी लगातार बहुत सारी संस्तुतियां दी हैं, इन चीजों को लेकर के स्पष्ट किया है कि राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हो रहा है और अपराधियों को राजनीतिकरण किया जा रहा है। समझ, पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ, आपराधिक तरीके से राजनीति पे प्रवेश किया जाने लगा और अब ये जीतने भी लगे। पहले क्या होता, बाहुबलियों का सहारा लेकर चुनाव जीते जाते थे, अब बाहुबली ही चुनाव जीतने लग गए। समझ रहे हैं ये बात को। तो यहां पे अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको अब आपको देखना है, इस समस्या का समाधान को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको ये बताना है। इसके बाद आप क्रम से एक नागरिक के तौर पे आपका क्या कर्तव्य है आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो भी आपका दायरा है, जन सामान्य का जो भी आपका दायरा है, यदि आप एक शिक्षित नागरिक हैं तो जन सामान्य के दायरे पर ये बताने का प्रयास करिए कि जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं यहाँ पे, उनके मेरिट डिमेरिट क्या हैं, अपने स्तर पे आपको बताना चाहिए, ठीक है। उनके मेरिट डिमेरिट क्या हैं, पहले तो आपको बताना, सामान्य जन तक वास्तविक वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराना चाहिए। पहला पॉइंट आपका ये बनता है इसमें, समझ रहे हैं बात को, सामान्य जन तक वास्तविक वस्तुस्थिति से बताना चाहिए। और विद्यालय और विश्वविद्यालय के स्तर पर इस विषय पर व्यापक चर्चा पर चर्चा कराने का प्रयास करना चाहिए आपको, ठीक है। जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, है ना, किसी भी तरीके से, किसी भी मंच के माध्यम से आपको कि आपको किसे वोट देना चाहिए, आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, ये मत डायरेक्टली उसका नाम मत लीजिए, नहीं तो आपको भी पकड़ के, वो भी यदि आपराधिक कर रहा है, एक अपराध और सही है ना, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्कशन करवाना है कि लोकतंत्र में कैसा जनता का प्रयास होना चाहिए कि एक अच्छे व्यक्ति को चुने, है ना। तो आपको विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर एक व्यापक चर्चा पर चर्चा करना चाहिए, ठीक है, पहला काम ये करना चाहिए। दूसरा, जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें व्यापक, एक नागरिक व्यापक परिवर्तन नहीं कर सकता, ये चीज आपको पता है कि आप इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते कि आप उसका निर्वाचन वो रद्द करा दे, ये सब आप काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास जन लोकपाल है, लोकपाल विधेयक है, वहां पर आप शिकायत करवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक अपराधीकरण से आया, आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक जन सामान्य की मानसिकता को तैयार कर सकते हैं, वहां पर जो लोग उसे वोट देंगे उसकी मानसिकता में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चुनाव के दौरान आपको करना कुछ नहीं चाहिए, यदि आप गैर राजनीतिक व्यक्ति है ना, बस ये चाहिए कि एक सही कैंडिडेट आपके क्षेत्र से चुन लिया जाए। लेकिन आपको पता है कि अनैतिक कार्यों में खूब पैसा खर्च होता है, खूब मारधाड़ होती है, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। लेकिन आपको निर्वाचन आयोग को लिखित सूचना भी आप दे सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं निर्वाचन आयोग की, हमारे क्षेत्र में ये पर्टिकुलर पर्सन है, इनकी छवि आपराधिक है, आपका होगा कुछ नहीं, तो आप निर्वाचन से पहले आयोग को अवगत करवा सकते हैं सारी चीजें जो आपके संज्ञान में है, ठीक है। या फिर उससे संबंधित अधिकारी, आप जिला अधिकारी को भी सूचना दे सकते हैं, निर्वाचन अधिकारी उस क्षेत्र का है उसको भी सूचना दे सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो आपको व्यक्तिगत तौर पे कोई व्यक्ति गलत लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सामाजिक संघर्ष में परिवर्तित कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट इस पे लिखना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि एक नागरिक के तौर पे आप बहुत बड़े परिवर्तन नहीं कर सकते। एक नागरिक के तौर पे आप कर क्या सकते हैं, आप जन जागरूकता पे काम कर सकते हैं, इस विषय पे डिस्कशन करवा सकते हैं कि किसको जो है वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस पर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 3-4 पॉइंट ही इस पर लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे जन जागरूकता का प्रयास, ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर तक, विद्यालय स्तर तक वाद विवाद इस पे होना चाहिए। आप शिकायत कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर है, निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि है, आप निर्वाचन आयोग को भी खत लिख सकते हैं इससे जुड़ा हुआ, ये सारे पॉइंट आप कर सकते हैं। आप तमाशा नहीं देख सकते, तमाशगिर बन के नहीं रह सकते, मतलब आपको इस पे आंसर पे तमाशगिर बन के नहीं दिखाना अपने आप को। तो ये पॉइंट डालेंगे तो ये भी आप अच्छे से इस पर भी लिखिएगा, लिख के प्रयास करिएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, बताइए सभी को क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये 3 मैंने आपको दिए थे, अभी आगे आपको आपके पास आ जाएंगे ग्रुप में, जितने भी बच्चे हैं सबको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे केसेस करना है, चलिए ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे इस सेशन पे। अभी केस स्टडी का हमारा सिलसिला बहुत बड़ा है।